हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से एक बेहद ही खौफनाक कहानी लेकर आ गया हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझ तक पहुँचानी है तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर या फिर मेरी इंस्टा आईडी के थ्रू मुझ तक पहुँचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत खुशी होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि हमें भेजी है नीलम जी ने। जीवन में अक्सर एक ऐसा मोड़ आता है जहां हम पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों को अपना लेते हैं, चाहे वो हमारे जीने का ढंग हो या फिर हमारी बोलचाल या फिर रहने का तरीका। वक्त के हिसाब से हम अक्सर नई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल ही लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रोहित से, जो कि हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। पुराने घर को छोड़कर नए घर में आना उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। पुराने दोस्तों को पीछे छोड़कर, अपने प्रिय पुराने घर को छोड़कर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। नए घर का पहला दिन था। सामान घर में रखा जा रहा था। सब कुछ रोहित की मम्मी के अनुसार अपनी जगह पर लगाया जा रहा था। रोहित भी अपने माता पिता का हाथ बाकी सब कामों में बटा रहा था। काम करते करते रह रहकर उस पर पुरानी बातों का एक हमला सा हो जाता और वो अपने पुराने दोस्तों के बारे में सोचता और अपने पुराने घर के कमरे को याद करता, वहां पर बिताए हुए मीठे पलों के बारे में सोचता और फिर उदास सा हो जाता। फिर अपना मन वहां से हटाकर बाकी के कामों में व्यस्त हो जाता। कमरे को ठीक करते करते शाम हो गई थी। सभी सामान अपनी जगह लगाया जा चुका था। रोहित काफी थक गया था और वो सीधे ऊपर की तरफ चला जाता है, जहां पर उसका नया कमरा था। वो कमरा काफी बड़ा था। बाहर से नजारा भी काफी ज्यादा मनमोहक था। बड़े छावदार पेड़ थे, एक सुंदर सा गार्डन था और उस गार्डन में ढेर सारे फूल लगे हुए थे। रोहित की खिड़की के सामने एक खिड़की दिख रही थी, जो कि उस वक्त बंद थी, और खिड़की के बाहर बहुत ही सुंदर सा नीले रंग का पेंट किया हुआ था। जैसे तैसे घर में रोहित का एक दिन बीतता है और दूसरे दिन वो नहा धोकर अपने पिता के साथ बाहर कुछ काम के लिए चला जाता है। वो लोग आसपास के मार्केट को देखने गए थे और मार्केट से सब्जी, फल, ब्रेड, बाकी खाने पीने के सामान भी खरीद लेकर आ गए थे। सुबह का नाश्ता बनता है और सभी नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। रोहित की माँ बतलाती है कि उनके जाने के बाद उनकी दोस्ती सामने वाले घर की एक महिला से हुई है, जिनको यहाँ पर रहे हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। वो बहुत ही स्वीट थी और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उनका स्वागत करा। रोहित की माँ बताती है कि शाम को उन्होंने अपनी पड़ोसन को घर पर चाय के लिए बुलाया है। शाम का वक्त होता है और घर में वो पड़ोसी जिसकी रोहित की माँ बात कर रही थी, उनका नाम वृंदा था और भी आसपास के कई लोगों के साथ घर में आई हुई थी। कुल मिलाकर 5-6 लोग थे। रोहित की माँ सबकी खातिरदारी बहुत अच्छे से कर रही थी। बाकी सब भी बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे। जान पहचान बढ़ाने के लिए अपनी अपनी तरफ से बातें करी जा रही थी। रोहित काफी बोर हो रहा था और वो उठकर अपने कमरे में चला जाता है। वो खिड़की खोलता है ये सोचकर कि थोड़ी हवा खा लूंगा। इसके बाद जब वो बाहर की तरफ देखने लगता है तो उसकी नज़र वापस से उसी खिड़की पर जाती है, क्योंकि वो उसकी खिड़की के ठीक सामने की तरफ ही थी। वो देखता है कि इस खिड़की के बाहर जो सुंदर नीले रंग का पेंट लगा हुआ था, अब वो लाल रंग का हो गया है। रोहित को काफी ज्यादा आश्चर्य होता है कि अचानक से इस खिड़की का रंग कैसे बदल गया। वो मन ही मन सोचता है शायद मकान मालिक ने अपने घर का नया पेंट कराया होगा। ये सोचते हुए वो वहां से अपना ध्यान हटाकर इधर उधर देखने लगता है। उस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रोहित को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। खिड़की पर बैठे बैठे उसने अपने पुराने दोस्तों को वीडियो कॉल करी, उनसे ढेर सारी बातें करी और अपनी नई जगह के अनुभव के बारे में बताने लगा। दरअसल रोहित का परिवार अपने पुश्तैनी मकान में रहने आया था, जो कि कई सालों से खाली पड़ा हुआ था और उसकी देखभाल का जिम्मा अब रोहित के पापा को दे दिया गया था। रात होती है और सभी मेहमान जा चुके थे। रोहित रात का खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। उस रात उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी और मानो उसे काफी ज्यादा घुटन सी हो रही थी। वो वापस से जाता है और खिड़की खोलता है। उसके बाद बाहर की ठंडी हवा का आनंद लेने लगता है। तभी रोहित की निगाहें वापस से उस खिड़की की तरफ पड़ती हैं, जो कि इस वक्त खुली दिखाई पड़ रही थी। खिड़की पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की अपने बालों में कंघी करते हुए दिखाई दे रही थी। रोहित उसे देखता है और फिर एकटक देखता ही रह जाता है। अचानक से उस लड़की ने रोहित की तरफ देखा और एक प्यारी सी मुस्कान भी दी। रोहित भी उसे देखकर मुस्कुरा देता है और वो लड़की
रोहित से इशारे में कुछ बोलती है, लेकिन रोहित कुछ समझ नहीं पाता। इतने में रोहित की माँ कमरे में आ जाती है और रोहित से इतनी देर तक जागने का कारण पूछती है। वो रोहित के सर में चंपी करती हैं और उसे वापस से सोने के लिए कहती हैं। रोहित सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह रोहित की नींद खुलती है तो नहा धोकर बाकी कामों को निपटाकर वापस से अपने कमरे में आ जाता है। खिड़की खोलकर वो वापस से उस खिड़की की तरफ देखता है और उस वक्त वो खिड़की बंद थी। रोहित वापस से गौर करता है कि इस बार उस खिड़की के बाहर का पेंट ब्राउन रंग का हो गया था और अब रोहित को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। उसे लगता है शायद उस घर का मालिक कोई सनकी ही होगा जो बार बार अपने घर की खिड़की का कलर बदल रहा था। खैर, उसका घर, उसकी खिड़की, वो जाने। ये बोलते हुए वो वहां से चला जाता है। रोहित की पड़ोसन आंटी उस दिन रोहित के घर आई हुई थी। बातों ही बातों में उसने आसपास के लोगों के बारे में बात छेड़ दी, सबके बारे में बताया और ये भी बताया कि पास का मकान अभी खाली है, वहां अभी कोई रहने नहीं आया है। रोहित को काफी आश्चर्य होता है। वो पूछता है, क्या आप उस मकान के बारे में बात कर रही हैं जो पास ही में है? उसकी पड़ोसन हाँ में जवाब देती है। रोहित को काफी आश्चर्य होता है कि रात को जिसे उसने देखा था वो कौन था। फिर उसे थोड़ी सी घबराहट होती है। कंफर्म करने के लिए वो कहता है, आंटी, मेरे रूम से सामने की तरफ एक खिड़की दिखाई देती है, क्या आप उसी घर के बारे में बात कर रही हैं? उसकी पड़ोसन हाँ में फिर से जवाब देती है। अब रोहित के मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं। आखिर वो झूठ क्यों बोलेंगी? ये तो यहाँ पर काफी सालों से रह रही हैं। आखिर माजरा क्या है? ये सोचते सोचते वो वापस से अपने रूम में चला जाता है। उस रात वो सो ही नहीं पाता। वो वापस से खिड़की की तरफ जाता है और खिड़की खोलता है और सामने वाली खिड़की को बहुत ध्यान से देखने लगता है। उस वक्त वो खुली हुई थी और वापस से उस वक्त उसे वही लड़की वहां पर दिखाई देती है जिसने बहुत ही सुंदर सा गाउन पहना हुआ था। वो लड़की रोहित को एकटक देखे जा रही थी और मुस्कुरा रही थी, मानो उसे उससे काफी कुछ कहना हो। रोहित इशारे में उस लड़की को नीचे आने के लिए कहता है और वो कहता है कि मैं भी नीचे आ रहा हूँ, और वो लड़की हाँ में जवाब देती है। रोहित रात में घर से बाहर निकलता है और जाकर गार्डन की तरफ खड़ा हो जाता है और उसके बाद उस लड़की का इंतजार करने लगता है। दूर से ही वो लड़की आते हुए दिखाई देती है। उसने एक वाइट कलर का गाउन पहना हुआ था और उसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। रोहित उसे कहता है, हाय, माय नेम इज रोहित, नया नया आया हूँ यहाँ पर, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम बुरा मत मानना, एक्चुअली मेरे मन में एक सवाल था जो देर रात गए मैंने तुम्हें परेशान किया। वो लड़की उसे कहती है, व्हाई नॉट, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। रोहित बोलता है, क्या तुम्हारा मकान कुछ दिनों से खाली था और तुम यहाँ पर नई आई हो? वो लड़की बोलती है, नहीं, मैं तो यहाँ पर पिछले कई सालों से रह रही हूँ। फिर रोहित कहता है कि उसके पड़ोस में रहने वाली आंटी बता रही थी कि ये मकान तो कई सालों से खाली पड़ा है। वो लड़की बोलती है, शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, इसलिए ऐसा कह रही होंगी। वो दोनों बात करके चले आते हैं। रोहित के पिता कुछ दिनों बाद वहां पर एक पार्टी का आयोजन करते हैं और आसपास के पड़ोसियों से जान पहचान बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी पार्टी देते हैं। रात को ढेर सारे मेहमान घर में आए हुए थे। तरह तरह के व्यंजन पकाए गए थे। रोहित की माँ, पापा सभी का अच्छे से ख्याल रख रहे थे। अचानक से रोहित को याद आता है उसे अपनी नई दोस्त को भी पार्टी में इनवाइट करना चाहिए। इतने सारे कामों में वो उसे तो इनवाइट करना भूल ही गया। ये सोचते हुए वो उसी घर की तरफ बढ़ा और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर तक वो ऐसा ही करता रहा, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब कोई जवाब ना मिला तो रोहित उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा और हैरानी की बात थी कि दरवाज़ा खुल भी गया। रोहित दरवाजे से अंदर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि वो घर बिल्कुल खंडहर था। ढेर सारी जालियां पूरे घर में फैली हुई थी। दीवारों पर तो मानो वर्षों से किसी ने हाथ भी ना लगाया हो। सब कुछ पुराना हो गया था। सामान, फर्नीचर बिल्कुल खराब और सड़ गया था। अजीब सी बदबू आ रही थी उस घर में, जैसे उस घर को साफ भी नहीं करा गया था। रोहित अभी ये सब देख ही रहा था कि पीछे से उसके कंधे में किसी ने हाथ रखा और वो जोर से चिल्लाकर पीछे की तरफ मुड़ता है। देखता है कि इसकी पड़ोसन आंटी उसके पीछे खड़ी थी। उन्होंने रोहित से पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। रोहित ने जवाब दिया, कुछ ही दिनों पहले मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई थी जो कि इसी घर में रहती है। रोहित की आंटी उसे समझाते हुए कहती हैं, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। ये घर कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं रहता। तुम यहाँ से चलो, यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए।
ऐसा कहते हुए उसकी आंटी उसे वहाँ से ले जाती हैं। रोहित पार्टी बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रहा था। उसके मन में ढेर सारे सवाल थे जिनका जवाब पाना ना के बराबर था। जैसे तैसे पार्टी खत्म होती है और रोहित अपने कमरे में जाता है। उस रात वो चाह कर भी नहीं सो पा रहा था। बार बार वो अपनी खिड़की की तरफ देखता और सोचता क्या उसे जाकर वापस से उस खिड़की की तरफ देखना चाहिए। वो हिम्मत करके उठता है और उस खिड़की को अपनी खिड़की से देखने लगता है और पाता है कि वो खिड़की एक बार फिर से खुली हुई थी और वो लड़की एकटक उसकी तरफ ही देखे जा रही थी। रोहित बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि आखिर माजरा क्या है, ये लड़की इस खंडहर घर में कैसे रह सकती है। क्या ये कोई चोर है या फिर से कोई और तकलीफ है जो उसे ऐसे वीराने में रहना पड़ रहा है, और वो भी अकेले। रोहित एक बात को गौर करता है कि इस बार वो लड़की थोड़ी अजीब दिख रही थी। उसकी आंख बहुत ही डरावनी सी लग रही थी और वो एकटक उसे ही देखे जा रही थी। उसकी पलकें एक बार भी नहीं झपक रही थी, वो सिर्फ उसे घूर रही थी। रोहित घबराकर खिड़की बंद कर देता है और अपने बिस्तर पर चला जाता है। उस रात रोहित ने अपने कमरे की लाइट ऑन ही रखी और जैसे तैसे उसकी आंख लगी। अगली सुबह घबराया हुआ रोहित उठता है और बाहर गार्डन की तरफ जाता है। फिर वो उस घर को बड़े गौर से देखने लगता है। आश्चर्य की बात यह थी कि इस घर की खिड़की के बाहर दीवार का कलर आज फिर चेंज था। वो वापस से नीले रंग में बदल गया था। रोहित को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो इतना ज़्यादा घबरा गया था कि उसे चक्कर आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा था। उसे हल्का बुखार भी हो गया था। रोहित की माँ बाहर आती है और रोहित की हालत को देखकर उसे घर के अंदर ले जाती है। उसको वो कमरे में बिस्तर पर लेटा देती हैं और फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। रोहित को कुछ दिन के लिए आराम करने की सलाह दी जाती है। पूरे दिन उसे आराम करने के लिए कहा गया था। रोहित की माँ दोपहर का खाना खिलाकर वापस से अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। रोहित बिल्कुल बेजान सा हो गया था। उसके शरीर में जरा सी भी जान नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहा था। जैसे तैसे फिर भी हिम्मत करके वो बिस्तर से उठता है और अपनी खिड़की को खोलकर वापस से उसी की तरफ देखने लगता है। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि आज वो लड़की दोपहर के वक्त पहली बार रोहित को दिखी और वो उसे अब भी एकटक देखे जा रही थी। रोहित की माँ कमरे में आती है रोहित को वापस से देखने के लिए। उसे खिड़की के पास पाकर रोहित की माँ उस पर बिगड़ने लगती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो अपने बिस्तर पर ही लेटा रहना चाहिए था। रोहित जल्दी से अपनी माँ को पकड़कर कहता है, माँ तुम्हें वो लड़की दिखाई दे रही है? देखिए ना वो मुझे कैसे घूरे जा रही है। लेकिन रोहित की माँ को उस वक्त वहाँ पर कोई भी लड़की नजर नहीं आ रही थी। रोहित की माँ उसे समझाते हुए कहती है, क्या बोल रहा है बेटा, वहाँ कोई भी नहीं है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू ले जा। तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए तुझे भ्रम हुआ होगा। रोहित रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, सामने देखिए सचमुच कोई खड़ी है। वो अपनी माँ को ऐसे कहता है। रोहित की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब कि रोहित की माँ दौड़कर उसके पापा के पास उन्हें बुलाने जाती है। रोहित अभी भी एकटक उस लड़की को देखे जा रहा था। वो लड़की अब उसे साफ साफ दिख रही थी और बहुत ही डरावनी थी। चेहरा बहुत ही बड़ा, आंखें बड़ी बड़ी जैसे अभी बाहर निकलकर ही गिर जाएंगी। वो रोहित को देखकर सिर्फ मुस्कुराई जा रही थी और हाथों से इशारा करके रोहित को अपनी ओर बुला रही थी। रोहित डर के खिड़की बंद कर देता है और दौड़कर अपने बिस्तर पर लेट जाता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है। रोहित के पापा कमरे में आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है, वो इतना घबराया हुआ क्यों है और ये सब बातें क्या है कि कोई लड़की उसे देख रही है। रोहित भगवान की कसम खाते हुए कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। जिस दिन से वो लोग उस घर में आए हैं उसी दिन से एक लड़की उस बाहर की खिड़की में उसे दिखाई देती है। मैं उससे मिला भी था और उसने मुझसे बात भी करी थी। अगली सुबह रोहित के माता पिता आस पड़ोस के दोस्तों के साथ उस घर में जाते हैं और सारे घर को चेक करते हैं, लेकिन घर बिल्कुल खंडहर था। उसमें इंसान तो क्या कोई जानवर भी नहीं रह सकता था। वो उसी खिड़की वाले कमरे की तरफ ऊपर भी जाते हैं पर वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता। उस वक्त रोहित अपने कमरे से उस खिड़की को देख रहा था। उसने देखा कि अंदर उसके माता पिता और आस पड़ोस के अंकल आंटी दिख रहे हैं। रोहित के पिता रोहित की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, बेटा यहाँ पे कोई भी नहीं है, भ्रम ही हुआ होगा तुझे। वो सब उस घर से बाहर चले जाते हैं और रोहित सोचता है इतना बड़ा भ्रम आखिर कैसे हो सकता है, क्या मैं पागल हो गया हूँ।
आखिर सब क्या हो रहा है। और वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसे वापस से वो लड़की दिखाई देती है जो उस वक्त रोहित की खिड़की पर बैठी हुई थी और रोहित को एकटक घूर रही थी। उसकी मुस्कान बहुत भयानक थी और वो बिल्कुल एक चुड़ैल लग रही थी। रोहित जोर से चिल्लाता है और उसका चिल्लाना सुनकर उसके माता पिता और अंकल आंटी दौड़कर उसकी तरफ आते हैं। रोहित इतना ज़्यादा डर गया था कि उसकी हरकतें पागल जैसी हो गई थी और वो उसी वक्त बेहोश हो जाता है। रोहित के घर डॉक्टर आए थे। उन्होंने उसे एक इंजेक्शन भी दिया ताकि वो अच्छे से सो सके। बीच रात में रोहित की आंख खुलती है और वो पानी पीने के लिए धीरे धीरे अपना हाथ सामने की टेबल की तरफ बढ़ाता है। वो अभी पानी पीने ही वाला होता है कि उसकी निगाहें अपनी खिड़की की तरफ पड़ती हैं और उस वक्त वो लड़की वहीं उसी की खिड़की पर बैठी थी और एकटक उसे देख रही थी, बहुत ही खतरनाक मुस्कान के साथ। रोहित के हाथ से जग गिर जाता है और वो उस वक्त पत्थर का भूत बन गया था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और वो चिल्लाने की हालत में भी नहीं था। वो चाहकर भी वहां से भाग भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर मानो जम ही गया था। वो लड़की धीरे से रोहित की तरफ बढ़ती है। रोहित एक बात गौर करता है कि उस लड़की के दोनों पैर उल्टे थे और वो जमीन में भी नहीं थे। वो लड़की हवा में ऊपर उड़ रही थी। ये देखते ही रोहित बहुत जोर से चीखता है और तेजी से अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और सीधा अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ दौड़ा जाता है। वो अपने माता पिता का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटा रहा होता है कि तभी उसे सामने से वो लड़की उसकी तरफ उड़ते हुए आते हुए दिखाई देती है। वो बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा था और अपने माता पिता को दरवाजे खोलने के लिए कह रहा था। उसके माता पिता जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं वो लड़की वहाँ से गायब। रोहित बहुत जोर से चिल्ला रहा था। उसने कहा, वो लड़की मेरे कमरे में आई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब नहीं बचेगा। वो लड़की उसका खून पी जाएगी। वो कोई लड़की नहीं बल्कि प्रेत थी। उसके पांव उल्टे थे और वो हवा में उड़ रही थी। मैं आप दोनों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाना है। अगर आप लोग यहाँ रहना चाहते हो तो आप लोग रहिए, मैं नहीं रहूँगा। मैं वापस अपने घर लौट जाऊँगा। मुझे यहाँ नहीं रहना। रोहित की इतनी दयनीय स्थिति देखकर उसके माता पिता उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और अगले ही दिन अपने पुश्तैनी मकान को खाली करने का फैसला करते हैं। अगले दिन वो लोग अपने पड़ोसियों से अलविदा लेते हैं और उनके पड़ोसी उनके यहाँ से जाने का कारण पूछते हैं। रोहित के माता पिता उन्हें सारी बात बतला देते हैं कि उनके बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं रहना चाहते, क्योंकि अगर वो वहाँ पर ज़्यादा दिन रुके तो शायद उनके बेटे की जान ही चली जाए। सारे पड़ोसी उनकी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो लोग तो यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, लेकिन आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर उनके बेटे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? रोहित के माता पिता को भी ये सारी बात समझ में नहीं आ रही थी। बना बनाया पुश्तैनी घर छोड़कर जाना पड़ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। रोहित उनकी इकलौती संतान था और वो उसे खोना नहीं चाहते थे। रोहित अब अपने पुराने मकान में आ चुका था। उसे एकदम सदमा सा लग गया था। वो उन सब बातों को सोचकर बिल्कुल डर सा जाता था। काफ़ी दिन बीत गए, काफ़ी साल गुजर गए। रोहित आज एक शादीशुदा इंसान है। उसके 2 बच्चे हैं और एक बहुत ही समझदार बीवी है। उसने अपनी बीवी से कोई बात नहीं छुपाई थी। एक रोज़ अखबार पढ़ते हुए रोहित टीवी देख रहा था कि अचानक उसे टीवी में न्यूज़ दिखाई पड़ती है, जिसमें बताया जा रहा था करीब 20 साल पहले एक घर में शायद किसी एक लड़की की मृत्यु हुई थी और उसे वहीं किसी एक कमरे की दीवार में चिनवा दिया गया था। उसके ऊपर पेंट लगा दिया गया था ताकि किसी को शक ना हो। आज तक कभी किसी को पता नहीं चल पाया था, पर जब वहाँ के मकान मालिक अपने उस पुराने मकान को तोड़कर नए तरीके से बनवाने वाले थे, तब उस मकान से वो कंकाल बरामद किया गया। वो घर दिल्ली का वही मकान था जहाँ पर रोहित हर रोज़ उस खिड़की पर उस लड़की को बैठा हुआ देखता था। रोहित मन ही मन सोचता है कि हर रोज़ उसे उस खिड़की के बाहर के दीवार का रंग अलग मिलता था। शायद क्या वो लड़की उसे ये बतलाना चाहती थी कि वो यहाँ पर दफन है? क्या मुझे वो अपने कमरे में बुलाना चाहती थी? क्या वो मुझे कुछ बतलाना चाहती थी? रोहित के मन में ढेरों सवाल आते हैं। रोहित ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि उसकी पत्नी उसके पास आती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहती है, सब कुछ ठीक है, परेशान मत होइए। रोहित हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी पत्नी से कहता है, हाँ अब सब कुछ ठीक है।
हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। अंशुल अपने पूरे परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव आया हुआ था। अंशुल जो कि अपने नानी से बहुत साल बाद मिला था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। गांव में अंशुल के काफ़ी सारे दोस्त थे और उनमें से ही एक उसका बचपन का दोस्त था जिसका नाम था विनय। अभी उसे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ था कि वो जल्दी जल्दी अपने घर से निकलता है और अपने दोस्तों से मिलने के लिए उनके घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में पेड़, खेत, खलियान बहुत सुंदर दिख रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शाम का वक्त हो चला था। अंशुल धीरे धीरे कदमों से चल रहा था। चलते चलते दूर से उसे विनय का घर दिखलाई पड़ता है। वो अपने कदम तेज कर लेता है और जल्दी से विनय के घर के दरवाजे को खटखटाता है। दरवाज़ा खुलता है और सामने से उसकी मम्मी दिखाई पड़ती हैं। वो उन्हें प्रणाम करता है और विनय के बारे में पूछने लगता है। विनय की माँ बड़े ही अफसोस स्वर में कहती है, विनय इस दुनिया में नहीं है, उसे मरे हुए 2 साल बीत चुके हैं। ये सुनते के साथ ही अंशुल को बहुत सदमा लगता है। वो लड़खड़ाते स्वर में पूछता है, ये सब कैसे हुआ? उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और उसकी आंखों से आंसू टपकने लग गए थे। अंशुल वहाँ से निकल जाता है और अपने घर की तरफ बढ़ चलता है। घर लौटकर बिना किसी से बात किए वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है और इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते वो बिना कुछ खाए पिए ही सो जाता है। उसकी आंख सीधा अगले दिन खुलती है। सुबह वो उठता है तो अंशुल की माँ उससे पूछती है कि वो बिना खाए क्यों सो गया था, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अंशुल अपनी माँ को सारी बात बताता है और उसकी माँ भी अफसोस जताती है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। अंशुल को तसल्ली देते हुए उसकी माँ उसे सुबह का नाश्ता करने के लिए बोलती हैं। अंशुल नहा धोकर नाश्ते के लिए दूसरे कमरे में जाता है। वहाँ उसकी नानी और भी बहुत सारे रिश्तेदार, आस पड़ोस के बच्चे बैठे हुए थे। अंशुल भी उन्हीं लोगों के साथ बैठ जाता है और बात करते करते खाने लगता है। बातों ही बातों में अंशुल के मुंह से विनय के बारे में निकलता है और सभी लोग चौंक जाते हैं। अंशुल के मामा अंशुल से कहते हैं, विनय की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि उसकी मौत के पीछे एक रहस्यमय कारण छुपा हुआ है। दरअसल अंशुल के गांव में एक तालाब हुआ करता था जहां जाने से सभी लोग मना किया करते थे। स्थानीय लोगों का मानना था कि वहां किसी भूत का साया है और वहां जाने से कोई नहीं बच पाएगा। अंशुल को भी हल्का सा याद आता है कि बचपन में नानी माँ और बड़े लोग उस तालाब के पास उसे खेलने जाने से मना करते थे। अंशुल दबी आवाज में कहता है, तो क्या विनय वहां रहने वाले भूतों से मारा गया है? अंशुल की माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे चुप कराते हुए बोलती हैं, घर में इन सब चीज़ों की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना खाना खाओ और जाओ यहाँ से। अंशुल जो कि अब काफ़ी परेशान था, वो अपने घर से निकलता है और उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो तालाब था। तालाब के आसपास झाड़ी सी उगी हुई थी। तालाब में पानी बहुत कम और कीचड़ बहुत ज़्यादा था। अंशुल मन ही मन सोचता है, इतनी गंदे तालाब को गांव वालों ने अपनी मनगढ़ंत सोच से भूतों का अड्डा बना दिया है। अरे गंदा तालाब है, साफ ना करना पड़ जाए इसलिए बहाना बनाते सब लोग। ये बोलते हुए वो उस तालाब के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसमें झांकने की कोशिश करने लगता है। उस वक्त उसे गंदे से कीचड़ के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। अंशुल वहाँ से लौट जाता है और अपने घर आकर वो अपने मामा के बेटे से बात करने लगता है और उसे बतलाता है कि मैं तो इस तालाब के पास गया था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। किसी इंसान की एक नॉर्मल डेथ को इन लोगों ने अंधविश्वास बना दिया है। अंशुल के मामा के बेटे का नाम प्रीतम था और वो उसे समझाते हुए बोलता है, आपने अच्छा नहीं किया भैया, बड़े हमेशा कुछ सोच समझ कर ही बोलते हैं, चाहे वो अंधविश्वास ही क्यों ना हो। ये बोलते हुए प्रीतम वहाँ से चला जाता है। उस रात काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई थी। बिजली बहुत ज़ोर से कड़क रही थी। सारा परिवार अपने कमरे में सोया हुआ था। अधिकतर लोग छत पर सोते थे, लेकिन उस दिन बारिश के कारण सभी लोग अपने अपने कमरे में सोए थे। अंशुल जो कि देर रात जागने का आदी था, उसे बहुत कम ही नींद आती थी। देर रात वो अपने मोबाइल में गेम्स खेलना, मूवीज़ देखना उसका रोज़ का शेड्यूल था। इसी तरह उस रात भी आधी रात हो जाती है और वो अपने कमरे में बैठा मैगज़ीन पढ़ रहा था
कि अचानक उसे एक आहट सुनाई देती है और अपनी खिड़की के पास एक साया सा दिखाई देता है, मानो छत की सीढ़ी से कोई दौड़कर छत के ऊपर चला गया हो। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है और नीचे सीढ़ी से छत के ऊपर की ओर देखने लगता है और मन ही मन सोचता है, इतनी रात गए कौन ऊपर गया होगा। कौतूहल के कारण वो अपने कमरे में वापस जाता है और वहाँ से अम्ब्रेला लेता है और सीधा छत की ओर बढ़ने लगता है। छत में जाने के साथ ही अंशुल की नज़र छत के दूसरे छोर पर पड़ती है और वहाँ उसे एक कोने में कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। अंधेरे के कारण बस एक काली परछाई दिख रही थी जिसकी पीठ अंशुल की तरफ थी। अंशुल ने उसे आवाज़ लगाई और पूछा, कौन कौन है वहाँ पर? सर्दी लग जाएगी, इतनी रात को ऊपर क्यों आए हो? प्रीतम तुम तो नहीं हो? अंशुल ये सब बोले ही जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र ज़मीन की तरफ पड़ती है जहाँ पर वो परछाई बैठी हुई थी। वो नोटिस करता है कि उसका शरीर हवा में उड़ता था। ये देखते के साथ ही अंशुल का गला मानो बंद हो गया और वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था पर चिल्ला नहीं पा रहा था और उसके हाथ पांव उसी जगह पर जम गए थे। देखते ही देखते वो परछाई अंशुल की तरफ उड़कर आ जाती है और उसकी गर्दन को पकड़कर हवा में उड़ाकर छत की दूसरी तरफ पटक देती है। जैसे ही अंशुल जमीन पर गिरता है उसका सर फट जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह घर में अफरा तफरी मच जाती है। अंशुल की इस हालत को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सभी को लगता है कि शायद किसी चोर ने रात को घर में घुसकर अंशुल का ये हाल कर दिया है। अंशुल को होश आता है और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल गया था। अंशुल अपने घर वालों को पूरी बात बतलाता है और उसी दिन उस घर में पूजा पाठ करवाया जाता है। अंशुल की नानी सबके चले जाने के बाद अंशुल से पूछती हैं, क्या हुआ, क्या वो उस तालाब के पास गया था? अंशुल अपना सर हाँ में हिलाता है और उसकी नानी अपने सर पर हाथ रख लेती है। ये क्या कर दिया, वहाँ नहीं जाना था ना, मना करा था मैंने। अंशुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिन बातों को वो अंधविश्वास कह रहा था और दूसरे को ज्ञान दे रहा था, उसी चीज़ के चलते उसके साथ पिछली रात क्या हो गया। वो चीज़ अंधविश्वास से नहीं कही जा सकती। उस चीज़ ने उसे पटक कर रख दिया और आज उसका ये हाल कर दिया कि अंशुल अपनी नानी से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए नानी जी। उसकी नानी उससे कहती है, पुरानी सदी की बात है, इस गांव का जमींदार जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूर था, उसने करीबन 50-60 लोगों को मरवा कर ज़मीन हड़पने के लिए उसी तालाब में उनकी लाश फेंक दी थी। तब से कोई भी उस तालाब के पास नहीं जाता और जो भी जाता है उसकी अकारण मृत्यु हो जाती है या तो वो पागलता हो जाता है। यही कारण था कि तुम्हें मना करा जाता था, लेकिन तुम तो ठहरे पढ़े लिखे जो इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते। मैं ये नहीं कहती कि तुम अंधविश्वास में कूद पड़ो या इन सब बातों में पड़ जाओ, पर जब बड़े बूढ़े किसी चीज़ को करने से मना करते हैं तो उसके पीछे एक ठोस कारण होता है जिसे आजकल के तुम बच्चे मानते ही नहीं हो। घर में बहुत ही बड़ी पूजा का आयोजन कराया जाता है। 6 से 7 पंडित बुलाए जाते हैं और हवन सामग्री जुटाई जाती है। सभी परिवार वाले वहां बैठकर पूजा का हिस्सा बनते हैं। तकरीबन 5 घंटे तक हवन होता है। अंशुल अपनी माँ को पकड़े बैठा हुआ था, उसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी। अभी पूजा पाठ का सिलसिला चल ही रहा था कि तभी हवन कुंड के दाईं तरफ अंशुल को विनय दिखाई देता है। अंशुल एकदम भौचक्का रह जाता है और अपनी माँ से वॉशरूम जाने का बहाना देकर विनय के पीछे पीछे चला जाता है। विनय, जिसका शरीर बिल्कुल नीला पड़ गया था और आंखें बिल्कुल काली हो गई थी, वो उसी तालाब के पास जा रहा होता है और देखते ही देखते विनय तालाब में कूद जाता है। अंशुल दौड़कर उस तालाब के पास जाकर उसके अंदर झांकने लगता है और एकदम से मानो अंशुल को किसी ने धक्का दे दिया था। वो जाकर सीधा तालाब के अंदर गिरता है और गिरते के साथ ही आसपास उसे कई सारी लाशें बहती हुई दिखाई देती हैं। उनमें से एक विनय की भी थी जो कि ठीक उसी वक्त उसकी ओर बढ़ रहा होता है। ये सब देखते ही अंशुल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते चिल्लाते किनारे की तरफ आने की कोशिश करने लगता है, पर उसका पाँव कोई अंदर से खींच रहा था। फिर भी बहुत हिम्मत करके और बहुत साहस से वो अपने आप को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करता है और आखिरकार वो बाहर पहुंच भी जाता है। जल्दी से बाहर निकलकर वो कुछ आगे चलता है और गिर जाता है क्योंकि वो चलने की बिल्कुल भी हालत में नहीं था।
एक पल को पलटकर वो वापस से तालाब की ओर देखता है और उस वक्त वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो रेंगते रेंगते आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अंशुल इस हद तक थक गया था कि उसकी चलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उसे लग रहा था कि शायद अब वो जिंदा भी नहीं बचेगा। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी अंशुल का भाई प्रीतम उसे सामने से आता हुआ दिखाई देता है और वो अंशुल को अपने कंधे पर उठाकर दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। घर लाते के साथ ही उसके मुंह पर पानी की छींटे मारे जाते हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है। अंशुल की नानी अंशुल के ऊपर गंगा जल के छींटे मारती हैं और पूजा में उपयोग की गई फूल की माला उसके सर पर रखती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है। जैसे तैसे करके अंशुल को बचा लिया जाता है। जब उसे होश आता है तब उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है, हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, कल या परसों यहाँ से चले जाएंगे। अंशुल किसी बात का जवाब देने की हालत में नहीं था। इस बीच उसके साथ ये सब क्या हुआ उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गांव वालों ने इन सब खतरों का सामना करने का सोचा। कब तक ऐसे मासूम जिंदगियां उस तालाब के कारण खतरे में पड़ते रहेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि उस तालाब का पानी निकाल दिया जाए, वहां पर बैठकर हवन पाठ कराया जाए ताकि ये सब कुछ बंद हो जाए। ऐसा ही होता है। उस तालाब के आगे कुछ दिनों तक हवन कराया जाता है और पूजा पाठ कराया जाता है। फिर उस तालाब का पानी निकाल दिया जाता है। उस पूरे तालाब को नुकीले तारों से घेर दिया जाता है। अंशुल और उसका परिवार एक हफ्ते बाद अपने शहर वापस लौट जाते हैं और आज भी इन सब बातों को याद करके अंशुल सहम सा जाता है। अब उसे भूत प्रेत इन सब चीजों पर विश्वास हो गया था और वो अपने साथ लेकर जा रहा था एक बहुत बड़ी सीख। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा हुआ है तो प्लीज़ कर लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब तो कर ही दो। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।